अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग FTST 2106 का लेक्चर रॉ मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस इन फूड प्रोसेसिंग के बारे में होगा। आज के लेक्चर में हम डिफरेंट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज देखेंगे कि इन इंडस्ट्रीज में किस किस्म के फूड मटेरियल्स प्रोसेस किए जाते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग व्हाट आर द स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स। उसके अलावा वो कौन सी प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं जो कि इन फूड प्रोसेस इंडस्ट्रीज में यूज की जाती हैं। व्हाट आर डिफरेंट प्रिजर्विंग टेक्निक्स employed during the processing of these food materials in food process industries, और at the end we will see वो products जो हमें इन food process industries से मिलते हैं वो किस किस्म की packaged form में मौजूद होते हैं। Meat processing and preserving is a very important food process industry। पाकिस्तान में गुज़िश्ता सालों में ये इंडस्ट्री इतने बड़े पैमाने पर फ़ाल नहीं थी, लेकिन अब आप लोग देख सकते हैं जैसे कि आप लोग सुपरमार्केट में जाएं तो आपको केएनएन नगेट्स, इसके अलावा आपको बड़े स्टोर्स पर फ्रोजन चिकन तो अवेलेबल है। आने वाले सालों में हम हर किस्म का जो मीट होगा वो आप प्रोसेस्ड मीट परचेज कर सकेंगे। तो इस इंडस्ट्री के अंदर बीफ, लैम्ब, पोर्क या पोल्ट्री ये कॉमन किस्म की हमारी मटेरियल्स हैं जिनको प्रोसेस किया जाता है। कोल्ड स्टोर्स आर ऑलवेज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीट, ताकि हमारा जो भी किस्म का गोश्त है वो बैक्टीरिया की वजह से खराब ना हो जाए। देयरफॉर वी आर ऑलवेज यूजिंग कोल्ड स्टोर्स। जो प्रोसेसिंग टेक्निक्स यूज कर रहे हैं हम मीट प्रोसेसिंग में, वो स्लॉटरिंग है, ज़िबा किया जाता है, कटिंग अप है, आप गोश्त को टुकड़े करते हैं, बोनिंग है, कम्यूनिटिंग, कुकिंग। कम्यूनिटिंग इज साइज रिडक्शन। नॉर्मली जैसे आप गोश्त की मिंसिंग करते हैं, कटिंग आप यूज कर रहे हैं नॉर्मली कि जैसे आप गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े कर रहे हैं, लेकिन बड़े टुकड़े करने के बाद आपने उनकी छोटी बोटियां बनानी है। दिस इज कम्यूनिटिंग साइज रिडक्शन। कम्यूनिटिंग इज जस्ट साइज रिडक्शन। उसके अलावा कुकिंग भी हो सकती है कि जैसे आपको मैंने मिसाल दी कि नगेट्स जो हैं वो आपके फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, हो सकता है उसके अलावा आपके पास अगर आप लोग कभी सलामी अगर आपने देखी हो, इट्स अ वेरी थिन स्लाइस्ड प्रोसेस मीट, उसको पकाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट उसको अपनी ब्रेड के दरमियान में सैंडविच के तौर पर यूज कर लें या उसको बर्गर के तौर पर यूज कर लें, तो आपकी जो मीट इंडस्ट्री है वो आपको कोई कुक्ड प्रोडक्ट भी दे सकती है। मीट की प्रोसेसिंग के दौरान आप सॉल्टिंग करते हैं। सॉल्ट की मदद से आप अपने जो मुख्तलिफ किस्म के गोश्त हैं उनको एक लंबे अरसे तक के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मोकिंग, स्मोकिंग की मदद से आप जो है उसको गोश्त को प्रिजर्व कर लेते हैं। जो है स्मोकिंग, पाकिस्तान में शायद हमें स्मोक्ड मीट अवेलेबल ना हो, लेकिन दुनिया के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के मीट, स्मोक मीट अवेलेबल होते हैं जो कि आप इजीली सुपरमार्केट से जो है परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा रेफ्रिजरेशन, इट इज़ वेरी कॉमन, हम लोग घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। डीप फ्रीजिंग ये भी कॉमन है, हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फूड प्रिजर्विंग टेक्निक्स, इसलिए कि वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा जो फूड आपके टेबल तक पहुंचे वो हर किस्म के जर्म्स से पाक है। जैसे कि आजकल आप लोग जानते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एक पेंडेमिक जो है वो इस दुनिया में मौजूद है। इस पेंडेमिक की वजह से जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जब आपके पास फूड प्रोडक्ट जो आया है वो स्टरलाइज्ड है प्रॉपर्ली, हो सकता है आप उसकी यूवी ट्रीटमेंट कर लें, उसकी यूवी ट्रीटमेंट के अलावा आपने उसको एट द एंड किसी और किस्म के स्पेशल प्रोसेस से गुजारा है जिसकी मदद से वो आपका जो फूड मटेरियल है इट इज कंप्लीटली स्टरलाइज्ड।
तो नॉर्मली आप लोग जो गोश्त वगैरह खरीदते हैं, इट वुड बी लूज, वो खुला हुआ होगा, या वो कैंस में अवेलेबल हो सकता है वो किसी गत्ते की पैकिंग में भी अवेलेबल हो। फिश प्रोसेसिंग में हम तमाम किस्म की जो मछलियां हैं वो शामिल हैं। हमारा नॉर्मली वो यूज कोल्ड स्टोर्स, या हम जो है उसके अलावा जब शिपिंग के लिए बड़ी बड़ी शिप्स जो आपकी समंदरों में जाती हैं फिशिंग के प्रोसेस के लिए, उस वक्त उनके पास जो स्टोरेज होते हैं वो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, या उसके अलावा उनके पास बड़े बड़े सॉल्ट के कंटेनर्स मौजूद होते हैं जिसमें वो अपनी मछली को डंप कर देते हैं स्टोर करने के लिए। और इससे जो है आपकी मछली की जो डिग्रेडेशन है वो स्लो डाउन हो जाती है और उसको जो है स्टोर करना आसान हो जाता है। उसके अलावा डिफरेंट बैरल्स, जो आपके पास लकड़ी के डिफरेंट किस्म के बैरल्स होते हैं, उनके अंदर भी उसको स्टोर किया जा सकता है। ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, हेडिंग है, आप उसके मछली का सर अलग करते हैं। गटिंग है, उसके दरमियान से इंटेस्टाइन्स वगैरह जो कुछ भी हैं उसके अलावा, और आपके जो अंदर से जो उसका वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव कर देते हैं। फिलेटिंग है, आप उसको पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। कुकिंग है, कुकिंग इज ऑल्सो पॉसिबल कि एक एक चीज प्रोसेसिंग में नॉर्मली हमारे कॉमन सैल्मन, इट्स अ काइंड ऑफ अ फिश, और सैल्मन वेरी गुड। तो स्मोक्ड सैल्मन के जो सैंडविचेस हैं बड़े टेस्टी होते हैं, और नॉर्मली इन द वेस्ट आप उसको एज अ ब्रंच उसको बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। तो फिश प्रोडक्ट्स आपके पास कुक्ड भी हो सकती हैं, जिसको इजीली हो सकता है कि आप ओवन वगैरह में गर्म करके आप उसको कंज्यूम कर सकें, तो आप प्रोसेसिंग में कुकिंग भी यूज करते हैं। जो प्रिजर्विंग है फिश इंडस्ट्री में, फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, वो डीप फ्रीजिंग होती है, फ्राइंग। आज भी साहिल करीब रहने वाली बहुत सारी कम्युनिटीज, उनका जो मेजर उनकी स्टेपल फूड है वो है, और वो मछली को जस्ट इजीली उसको ड्राई कर लेते हैं, और ड्राई करने के बाद जो है उसकी वो जो फिश है वो प्रिजर्व हो जाती है, और वो एक लंबे अरसे के लिए कंज्यूम की जा सकती है। इसके साथ साथ मैंने आपको सैल्मन की मिसाल दी है, सिर्फ सैल्मन ही नहीं, और भी बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की मछलियां हैं जिनको स्मोकिंग के प्रोसेस की मदद आप एक लो टेम्परेचर पे स्मोक की मदद से उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। और स्टरलाइजेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिमूव एनी जर्म्स, और आपके पास किसी किस्म के कोई फर्दर बैक्टीरियाज हैं, या बाज औकात आपके पास अगर आपके पास जो फार्मिंग की गई है और फार्मिंग में आप लोगों ने उसके लिए कोई एडिशनल न्यूट्रिएंट्स यूज किए हुए हैं, उनको भी जो है यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो एंड प्रोडक्ट है वो कंप्लीटली स्टरलाइज है, ताकि कंज्यूमर्स जो हैं किसी किस्म की बीमारी में मुब्तला ना हो जाएं। जो आपके पास फिनिश्ड प्रोडक्ट है नॉर्मली इट विल बी लूज, जैसे हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। आप बाजार से बाजार से जो मछली खरीद के लाते हैं वो खुली हुई है। उसके अलावा इट इज पॉसिबल कैंस, ट्यूना फिश के कैंस बड़े ही जो हैं वो मशहूर हैं। ट्यूना इज नॉर्मली अवेलेबल इन कैंस, और उसके अलावा कंटेनर्स के अंदर भी ये फिश जो है वो सप्लाई की जा सकती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रिजर्विंग इंडस्ट्रीज में ऑफ कोर्स हम फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एज फूड मटेरियल्स प्रोसेस करते हैं। नॉर्मली जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनको इमीडिएटली प्रोसेस कर दिया जाता है। यू डोंट वांट टू स्टोर देम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू अवॉइड देयर डिग्रेडिंग। इसी तरह जो फ्रूट्स होते हैं उनको सल्फर डाइऑक्साइड की मदद से स्टेबलाइज भी किया जा सकता है, कि ताकि वो जो है उनकी अगर किसी किस्म की डिफॉर्मेशन है उनके अंदर, अगर की डिग्रेडेशन है तो उसको इमीडिएटली स्टॉप किया जाए, ताकि आपका जो फूड प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाए। जो प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम इज ब्लांचिंग। ब्लांचिंग कौन सी टेक्निक है?
इट इज अ सिंपली कुकिंग प्रोसेस. नॉर्मली ब्लांचिंग में क्या किया जाता है कि आपके जो फ्रूट या वेजिटेबल है जिसकी आप ब्लांचिंग करना चाह रहे हैं, आप उसको उबलते हुए बॉइल्ड वाटर के अंदर आप उसको डाल देते हैं. दिस फ्रूट और वेजिटेबल इज रिमूव्ड आफ्टर अ ब्रीफ टाइम्ड इंटरवल. कुछ देर के बाद आप उसको उबलते हुए पानी से रिमूव कर लेंगे और आपने उसके बाद उसको ठंडे बर्फ वाले पानी में या आपने जस्ट ताजा फ्रेश कोल्ड वाटर के अंदर आपने उसको वॉश कर देना है. इस प्रोसेस के दौरान में दर हकीकत हमने दो चीजें की हैं. एक तो यह किया कि हमने जब ब्लांचिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया है, हमने जो बॉइल्ड वाटर है उसके अंदर हमने वेजिटेबल और फ्रूट को जब हमने डाल दिया है, तो उसके नतीजे में हमारी जो फूड मटेरियल है पर वेजिटेबल और फ्रूट, उसकी जो क्वालिटी है हमने ओवर टाइम रिड्यूस से बचा ली है. अब दिस फ्रूट एंड वेजिटेबल कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट रिड्यूसिंग इट्स क्वालिटी. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है. इसके अलावा हम ब्लांचिंग को एज अ ट्रीटमेंट भी यूज करते हैं. इसका क्या फायदा है? अगर हमने अपनी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स उनको स्टोर करना है या ड्राई करना है या कैनिंग करनी है, तो आपके लिए ये बड़ा ही जरूरी है कि आप ब्लांचिंग करें और उसकी मदद से हम अपने इन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को हम सही तरीके से उसको इस्तेमाल में कर सकते हैं. अब होता क्या है बेसिकली, जब हम ब्लांचिंग स्टार्ट करते हैं तो बिकॉज ऑफ हीटिंग इन बॉइल्ड वाटर जो एंजाइम्स की एक्टिविटी है वो स्लो टू स्टॉप हो जाती है. तो हमारे जो एंजाइम्स हैं वो कंप्लीटली इनएक्टिव हो जाते हैं. एंजाइम्स की इनएक्टिविटी के साथ साथ हमें जो मजीद फायदे मिलते हैं उसमें यह होता है कि हमारे फ्रूट और वेजिटेबल्स की जो टेक्सचर है वो बड़ी स्मूथ और बड़ी मॉडिफाइड हो जाती है. उसके अंदर फर्दर जो है आपकी कोई डिग्रेडेशन, कोई रिंकलिंग या किसी किस्म की डी कलरिंग वो नहीं होगी. उसके साथ साथ हमें अपने फ्रूट और वेजिटेबल से जो बाद में पीलिंग करनी है, आपने उसका छिलका वगैरह को रिमूव करना है, वो भी बहुत ज्यादा आसान हो जाता है. इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो फायदा है वो ये है कि अगर आपका फल और सब्जी का कोई गला सड़ा हिस्सा है, देयर इज सम पार्ट विच इज विल्टेड, उसका कोई गला सड़ा हिस्सा है, हम जब उसको गर्म पानी में डालते हैं तो वो गला हुआ हिस्सा अलग हो जाता है और जिसकी मदद से आप अपने डैमेज्ड पार्ट को फूड मटेरियल से इजीली रिमूव कर लेते हैं. दिस ऑल्सो हेल्प्स एंड प्रिजर्व योर फूड. इसके अलावा कुकिंग, जो मैंने आपको बताया कि ब्लांचिंग इज ऑल्सो लाइक अ कुकिंग प्रोसेस, कि आप उसको बॉइल्ड वाटर के अंदर हीटिंग कर रहे हैं. इसके साथ साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की ग्राइंडिंग की जा सकती है. वैक्यूम कंसंट्रेशन ऑफ जूसेस इज ऑल्सो वेरी कॉमन. वैक्यूम कंसंट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारे पास जो जूसेस होते हैं, जूसेस को नॉर्मली अंडर वैक्यूम कंसंट्रेट किया जाता है. कंसंट्रेट इसलिए कर रहे हैं कि जूस के अंदर हमारे पास जो वाटर कंटेंट है हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं और उसके सिरप को थिक कर रहे हैं ताकि हमारे पास एक थिक सिरप इस फ्रूट का हासिल हो जाए. तो वाटर की बॉइलिंग करने के लिए नॉर्मली वी शुड यूज हायर टेम्परेचर, बट वी विल बी अवॉइडिंग टू यूज द हायर टेम्परेचर इन ऑर्डर नॉट टू डैमेज आवर फ्रूट, क्योंकि पॉसिबल है हायर टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास कोई और फर्दर केमिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाए जिसकी वजह से हमारे जो फ्रूट जूस है उसके अंदर उसकी कोई पीएच वैल्यू चेंज हो जाए, उसकी कोई कलर चेंज हो जाए, ऑफ कोर्स उसका कोई टेस्ट चेंज हो जाए. इन सब चीजों से बचने के लिए वी नॉर्मली कंसंट्रेट
जूसेस इन फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्विंग इंडस्ट्रीज में हम उनको कंसंट्रेट करने के लिए हम अंडर वैक्यूम, उसको अंडर वैक्यूम करने की वजह से वी नीड वेरी लो टेम्परेचर, सो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट वी आर कंसंट्रेटिंग द फ्रूट जूस एट अराउंड 10 to 20 डिग्री सीज. इट इज वेरी पॉसिबल. तो आपकी वो बेसिकली बॉइलिंग हो रही होगी, लेकिन वो बड़े रिड्यूस टेम्परेचर के ऊपर वो बॉइलिंग हो रही होगी. जो प्रिजर्विंग टेक्निक्स अवेलेबल हैं, स्टरलाइजेशन ऑफ कोर्स, उसके अलावा पैस्चराइजेशन, इंश्योर कि आपके पास उसको नॉर्मली, ताकि किसी किस्म उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह मौजूद नहीं है, और पैस्चराइजेशन की वजह से हम उसको बड़े लंबे अरसे के लिए, इसीलिए आप जूसेस वगैरह को देखें तो उनकी जो एक्सपायरी डेट होती है इट इज नॉर्मली बियॉन्ड मोर देन फ्यू मंथ्स. और उसके अलावा बाज औकात तो कुछ ऐसे जूसेस भी आप देखेंगे हो सकते हैं अप टू 1 year हो. तो दिस इज ऑफ कोर्स पॉसिबल ड्यू टू पैस्चराइजेशन. ड्राइंग है, हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उनको ड्राई भी कर सकते हैं. उसके अलावा डिहाइड्रेशन है, जस्ट रिमूविंग फ्यू अमाउंट ऑफ वाटर. उसके अलावा लियोफिलाइजेशन, फ्रीज ड्राइंग, हम अपने लास्ट सेमेस्टर के अंदर यूनिट ऑपरेशंस में हम फ्रीज ड्राइंग के बारे में डिटेल से पढ़ चुकी हैं, किस तरीके से हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को फ्रीज ड्राइंग की मदद से हम उसको जो है प्रिजर्व कर सकते हैं. जो इस इंडस्ट्री का फिनिश प्रोडक्ट है, नॉर्मली इट विल बी बैग्स, कैन्स, ग्लास या किसी किस्म की प्लास्टिक बॉटल में हमें वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा. मिलिंग, जैसे हमारी ये फ्लोर मिले हैं, ये सब मिलिंग के प्रोसेस हैं. हमारे पास फ्लोर मिल से ही आपको ना सिर्फ आटा, सूजी, मैदा और दलिया, इस किस्म की सारी चीजें हमें अवेलेबल होंगी. तो मिलिंग के अंदर हम, जो मिलिंग फूड प्रोसेस इंडस्ट्री है, उसके अंदर ग्रेन्स यूज की जाती हैं. ग्रेन्स मुख्तलिफ पल्सेस हो सकती हैं आपके पास, वो और किस्म के अजनास हैं जो कि हम ग्रेन्स यूज कर रहे हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट टू स्टोर ग्रेन्स आर साइलोज. साइलोज क्या चीज होती हैं? अगर आप लोग किसी का देहाती बैकग्राउंड हो, देहात से ताल्लुक हो, तो आप लोगों ने अपने घरों में मिट्टी के या स्टील के बने हुए बड़े से कंटेनर आप लोगों ने घरों में देखे होंगे, जिनको आम लोकल जबानों में भड़ोला या कलोटी ये उसको कहा जाता है. दीज आर साइलोज. Silos are the most effective storage equipment for grains. Industry हमेशा silos यूज करती है because silos help in storing grains in a remote area. अगर आपने 50 मन गंदुम स्टोर करनी है तो आपको नॉर्मली हो सकता है कि आपको 50-60 बोरियां चाहिए, तो 50-60 बोरियां बहुत बड़ी जगह घेर लेंगी. लेकिन उसके नतीजे में अगर आपके पास 50 मन की, अगर आपके पास एक साइलो है, एक भड़ोला या आपके पास कलोटी है, तो आप उसके अंदर बड़ी इजीली उसके अंदर आप जो है इन फ्यू फिट्स आप उसके अंदर वो सारी स्टोर कर सकते हैं. और आप उसके अंदर अपनी अमाउंट से बगैर बड़ी इजीली आप उसका जस्ट डोर ओपन करेंगे और उसमें से आप अपने रिक्वायर्ड अमाउंट हासिल कर लेंगे. तो इंडस्ट्री के अंदर साइलोस को प्रेफर किया जाता है. और हमारे पास मोस्टली फूड प्रोसेस इंडस्ट्रीज के अंदर जब भी आपके पास ड्राई सॉलिड्स होंगे, वो किसी साइलो में ही स्टोर किए गए होंगे. जो प्रोसेसिंग टेक्निक्स इंपॉर्टेंट हैं हमारी मिलिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो ग्राइंडिंग है. ग्राइंडिंग के लिए हो सकता है आपके पास कोई क्रशर्स हैं, कोई ग्राइंडर्स हैं, कोई बॉल मिल्स है. ऑल दिस इक्विपमेंट्स यू हैव ऑलरेडी यूज्ड इन योर यूनिट प्रोसेसिंग लैब. उसके अलावा सिफ्टिंग है. सिफ्टिंग इज जस्ट जो है आपके पास जो छानने का अमल है, वो नॉर्मली सिफ्टिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे आपने हम आटा छानते हैं, तो आटे के नतीजे में आप अपना आटे के अंदर उसका ग्रेन का उसको रिमूव किया आपने और भूरा सा अलग कर लिया है और आटा, फाइन आटा आप अलग कर लिया है. तो जो नॉर्मली सिफ्टिंग इज जस्ट दिस नॉर्मल फिल्टरिंग प्रोसेस. उसके अलावा मिलिंग इटसेल्फ, ग्राइंडिंग हम कर रहे हैं, तो आपके पास
ग्राइंडिंग की एक जो टर्म है, ग्राइंडिंग इस टर्म, जो ये टर्म है, जो नॉर्मली यूज की जाती है जब आपका फिनिश प्रोडक्ट कोई पाउडर हो। मिसाल के तौर पर जैसे आटा पाउडर है, तो आप जो आटे की चक्की के ऊपर जो प्रोसेस हो रहा है, यू विल से दिस इज मिलिंग, सॉरी दिस इज ग्राइंडिंग। और मिलिंग के अंदर बेसिकली ये पॉसिबिलिटी है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो फाइन पाउडर नहीं है, हो सकता है कि वो दलिए की तरह जो है आपके पास कोर्स और फाइन के दरमियान में कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो। रोलिंग, रोलिंग मिल, जैसे आप लोग अगर मिसाल लें, गन्ने की मिसाल लें, तो हमारे पास क्रशिंग रोल्स होते हैं। आपने गन्ने की जूस वाली आपने मशीनें देखी हो, दीज आर जस्ट क्रशिंग रोल्स। तो हम इसी तरह रोलिंग भी यूज करते हैं। अगर आप ग्रेन्स के ऊपर कोई पत्थर, या पुराने जमाने में आप ये देखिए आज भी अगर घरों के अंदर आपके पास मिर्च वगैरह है, उसको आप पत्थर से रगड़ें तो आप उसको मिसाला बनाते हैं, मिसाला वगैरह बनाने के लिए। तो रोलिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोसेस ग्रेन्स। जो प्रिजर्विंग टेक्निक्स हैं हमारे पास मिलिंग प्रोसेसेस के अंदर, मिलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो यूज की जाती हैं, इट कैन बी ड्राइंग, कुकिंग और बेकिंग। जो आपके फिनिश प्रोडक्ट्स हैं इस इंडस्ट्री में नॉर्मली वो किसी साइलो के अंदर स्टोर किए जाएंगे, और वो साइलो जो है न्यूमेटिकली ऑपरेट कर रहा होगा। न्यूमेटिकली ऑपरेट करने से क्या मुराद है कि इन इंडस्ट्री आप किसी बंदे को नहीं भेजेंगे कि जाओ भाई आप एक बोरी जो है अपने साइलो में से वो आटा निकाल के ले, और नहीं, नॉर्मली क्या है आपके पास कन्वेयर बेल्ट्स जो हैं वो आपकी साइलो के साथ लगी हुई होंगी, और न्यूमेटिकली आप एयर प्रेशर की मदद से आप उसके अंदर से अपना जो प्रोडक्ट है वो डिस्चार्ज कर रहे होंगे। और हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ इट्स अ लार्ज बेकरी, अगर आपकी कोई ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग कोई फैक्ट्री है, तो आपने पहले मिलिंग के प्रोसेस के जरिए आटे को ग्राइंड वगैरह करने के बाद आपने जब गंदम को ग्राइंड कर लिया, आटे में कन्वर्ट कर लिया, तो आपके पास अब जो है आटा आ गया। उस आटे को एक बहुत बड़े साइलो में स्टोर कर लिया जाएगा। जब उस आटे को साइलो में स्टोर कर लिया जाएगा तो फिर आप चाहते हैं कि आपका वो आटा कॉन्टिन्यूअसली जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, लेट्स से कि आपकी जो ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, हो सकता है वो पॉसिबल है कि 100 केजी ऑफ ब्रेड आप हर घंटे में बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको 100 केजी आटा जो चाहिए होगा, तो आपके पास 100 केजी आटा ही जो है ऑटोमेटिकली आपको मिलता रहे। तो इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू न्यूमेटिकली कन्वेयर्स। तो हम जो है आपका जो प्रोडक्ट है वो उसमें से आपको वो मिलता रहेगा। उसके अलावा ये बोरियां, बैग्स आपके हो सकते हैं। जो टर्म सैक है, जिस तरह जूट सैक है, आप ये देखते हैं कि हम लोग जो ये रस्सी वाली हमारी बोरियां होती हैं, जिनमें पुराने जमाने में अब भी गंदम की बोरियां आती हैं वगैरह हैं, तो इनमें यूज किया जा सकता है, या प्लास्टिक बैग्स में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा पॉसिबल है कि आप किसी बॉक्स के अंदर भी उनको रिटेल ट्रेड, जो दुकानें वगैरह पे बेचने के लिए आप उनको किसी बॉक्सेस में भी सप्लाई कर सकते हैं। बेकिंग जो है हमारे पास, दिस इज ऑल्सो एन अदर इंपॉर्टेंट फूड प्रोसेस इंडस्ट्री। बेकिंग का जो मिलिंग के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो इसमें हमारे पास जो प्रोसेस मटेरियल यूज होगा वो आटा है, उसके अलावा अदर ड्राई गुड्स हैं। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि जैसे आप नान लेना पसंद करते हैं, अगर कोई ऑटोमेटिक फैक्ट्री है नान मेकिंग की, तो आप कहें कि नहीं जी हमें तिलों वाला नान चाहिए, या आप कहें कि नहीं जी मुझे बादामों वाला या पिस्तों वाला नान चाहिए। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो आपके पास जो है ये उसकी गार्निशिंग के लिए हो सकता है कि अदर ड्राई प्रोडक्ट्स हैं, ड्राई गुड्स हैं, वो यूज की जा रही हैं। उसके अलावा ऑयल हैं, वाटर हैं, these are all raw materials used in baking industry. उसके अलावा हम जो स्टोरेज करते हैं, ऑफ कोर्स साइलोज हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आपके पास फूड इंडस्ट्री सॉलिड पार्टिकल्स है, सॉलिड मटेरियल है, साइलोज के अंदर स्टोर किया जाएगा। उसके अलावा सैक्स हैं आपके पास, बोरियां हैं, बैग्स हैं। सुपर सैक से आप लोगों ने घबरा नहीं जाना, सिर्फ कहने का मकसद ये है कि वो थोड़ी प्रॉपर्ली सील है, कि जिसके अंदर से आपका हवा का गुजर ना हो, ताकि वो जो है उसकी डिग्रेडेशन ना हो सके।
जो हमारे पास प्रोसेस टेक्निक्स हैं फॉर बेकिंग इंडस्ट्री, वेरी कॉमन, नीडिंग, घरों में आटा गूंदने के लिए हम इसको कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। फर्मेंटेशन, हम फर्मेंटेशन जो है यूज करते हैं, जैसे आप खमीरी रोटी, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन। तो आप फर्मेंटेशन के प्रोसेस की मदद से CO2 जो रिलीज होती है, उस CO2 के रिलीज होने की वजह से आपका जो नान है वो फूल जाता है, खमीरी रोटी भी फूली हुई होती है एंड इट लुक्स गुड। जो हम बन वगैरह आप बाजार से खरीदते हैं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ प्रोसेस। फर्मेंटेशन की मदद से वो इजीली वो जो है आपका जो बेकिंग का प्रोसेस के दौरान CO2 इवॉल्व होती है और CO2 की एवोल्यूशन की वजह से वो हमारे पास जो है फूल जाती है वो ब्रेड, और उसको आप जब कंज्यूम करते हैं यू रियली एंजॉय अबाउट इट। उसके अलावा अनदर इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग टेक्निक इज लैमिनेशन। लैमिनेशन क्या चीज है? लैमिनेशन इज वेरी कॉमन। अगर आप कभी नानों की दुकान पर जाएं, कभी आपने देखा होगा कि वो कोई प्लास्टिक का कोई चीज लेकर वो उसके ऊपर जस्ट नॉर्मली कोई तेल जो है वो लगा रहा होगा, स्प्रे कर रहा होगा, बिकॉज लैमिनेशन विल देन टू कीप दिस ब्रेड सॉफ्ट। तो आपका पॉसिबल है कि किसी किस्म का कोई लैमिनेटिंग प्रोसेस इस्तेमाल किया जा रहा है, और दिस इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर सीजनिंग। हो सकता है कि आप उसके अंदर लैमिनेशन करके, या आप कहें कि उसके ऊपर अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे भाई पसंद है, कहते हैं कि यार हल्का सा आप पतला सा कोई सिरप, कोई चीनी मिला, कोई आपके अंदर ऑयल के अंदर मिली हुई थी, आप मीठा आपने उसके तह लगा दी है, या हो सकता है आपने कोई मिसालों की कोई काली मिर्च नमक की एक हल्की सी आपने ऑयल के अंदर मिक्स करके लेयर लगा दी है, जस्ट टू गिव इट अ फ्लेवर, और इट विल हेल्प इन इट्स सीजनिंग एज वेल। जो हमारे पास प्रिजर्विंग टेक्निक्स हैं वो बेकिंग, उसके अलावा आप कटिंग हो सकती है जो है, उसके अलावा साथ साथ में किसी और किस्म की ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट पॉसिबल है कि हो सकता है कि आप उसको बाद में जो है उसको ड्राई करें, उसको एयर में किसी ड्राई एयर में करें, तो कोई फर्दर ट्रीटमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल। जो आपका प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो प्रोडक्ट हमें जो है पॉसिबल है कि आप उसको जो है, जैसे हम लोग बाजार में आप जब लेने जाते हैं तो हो सकता है कि आप अकेले खाने वाले हैं तो आप कोशिश करेंगे छोटी से छोटी डबल रोटी लें। अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो कोई आप फैमिली ब्रेड लेंगे, कोई बड़े साइज की लेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द एंड यूजर, वो कोई रेस्टोरेंट है, कोई दुकान है, कोई तो आपके पास उसकी डिफरेंट पैकेजिंग जो है वो पॉसिबल है। बिस्किट मेकिंग इंडस्ट्री इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। फूड प्रोसेसिंग के हवाले से आपके उसमें जो मटेरियल्स प्रोसेस किए जाते हैं, आटा है, क्रीम, बटर, शुगर है, उसके अलावा पॉसिबल है कि आप कोई फ्रूट, जस्ट नॉट एज अ फ्रूट इटसेल्फ, बट हो सकता है कि आप उसको मुरब्बे के तौर पर, या जैसे आप लोगों ने अगर हिलाल के कप केक्स देखे हो तो वो स्ट्रॉबेरी है, तो स्ट्रॉबेरी को उन्होंने डाल, हो सकता है कि स्ट्रॉबेरी का कोई फ्लेवर, या आपने उसके लिए नॉर्मली इंडस्ट्री के अंदर क्या किया जाता है, जो कॉमन है उसके लिए ये की जाती है कि जो बीट है, चुकंदर है, उसको पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चुकंदर बिकॉज इट्स वेरी चीप, और चुकंदर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, और चुकंदर को फिर बाद में आप उस पर्टिकुलर सिरप में, फॉर एग्जांपल अगर आपने स्ट्रॉबेरी सिरप है, या आपके पास कोई और किस्म का कोई मैंगो सिरप था, या किसी और किस्म का सिरप था, आपने उस सिरप पे उसको डिप कर दिया है, उसके अंदर उसका वो स्ट्रॉबेरी जो है वो आपने फ्लेवर ऐड कर दिया है, फिर आपने उनको उन केक्स में या उन बिस्किट्स में यूज कर दिया है, और आपको लगता है कि यू आर कंज्यूमिंग द रियल फ्रूट, बट इट विल नॉट बी द रियल फ्रूट, लेकिन आपको जो उसका टेस्ट है वो बिल्कुल रियल फ्रूट जैसा ही लगेगा। बिस्किट्स को भी स्टोर करने के लिए साइलोज यूज किए जाते हैं। ऑफ कोर्स ये बड़े बड़े साइलो नहीं होंगे, लेकिन इन साइलोज की मदद से हम जो है पैकिंग के दौरान आप कॉन्टिन्यूसली बड़ी इजीली आप उनको पैक कर सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बेटा बड़ी जो इंपॉर्टेंट है वो आपने याद रखनी है, इसको मिक्स नहीं करना। साइलोज जो हैं ये ड्यूरिंग द प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं,
बना हुआ तैयार बिस्कुट आप साइलो में नहीं स्टोर करते। क्यों? क्योंकि स्टोर किया जाएगा वो जाएगा। तो हम ड्यूरिंग द प्रोसेस स्टोर है, आपके पास हो सकता है कि आपके पास कुछ चीज वो भी कॉन्टिन्यूसली किसी साइलो में स्टोर की जाएगी, जहां से आपको रिक्वायर्ड जो अमाउंट है वो इंटरवल्स ऑफ टाइम, रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में आपको वो कॉन्टिन्यूसली ऑब्टेन होती रहेगी। इसके साथ साथ जो प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं, मिक्सिंग है। ऑफ कोर्स जब आपने ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने हैं, आप मिक्स करने के बाद किसी डो में उसको कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद आपने उसको गूंदना है, उसको नीडिंग करनी है ताकि वो प्रॉपर्ली उसकी थिनिंग हो जाए। उसके बाद लेमिनेशन है, पॉसिबल है लेमिनेशन। जैसे अगर आप गाला बिस्कुट देखें तो गाला बिस्कुट के सरफेस के ऊपर आप देखते हैं कि वो बिस्कुट के ऊपर एक आपके पास एक लेयर है, एक कलरिंग सी है। तो दिस इज पॉसिबल कि उसके ऊपर किसी किस्म की कोई लैमिनेशन की गई हो। जो हमारे पास प्रिजर्विंग टेक्निक्स हैं, अगेन बेकिंग है, कटिंग सर्फेसिस है, उसके अलावा आपकी कोई पैकेजिंग हो सकती है। जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट है इस इंडस्ट्री से, उनको बैग्स में, बॉक्सेस में, या आप उनको डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस किस्म की आपने उन दुकानों पे बेचना है। हो सकता है कि रेस्टोरेंट्स हैं वो उसको जो है किसी बफेट वगैरह में यूज करते हैं। तो उस वक्त जो है आपके पास दिस इज पॉसिबल कि वहां पर वो कोई और किस्म की बल्क पैकिंग यूज कर रहे हो। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। पास्ता मैन्युफैक्चरिंग, पास्ता मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये तमाम किस्म की सवैयां वगैरह, ये जितनी हम लोग जैसे छोटी ईद पर ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, ये तमाम नूडल्स वगैरह ये सब इसमें शामिल हैं। तो पास्ता मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फ्लोर, एग्स, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं जिनको प्रोसेस किया जाता है। अगेन आप जो फ्लोर है, आटे को आपने साइलोस के अंदर स्टोर करना है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। और पास्ते को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम जो नॉर्मली नीडिंग करते हैं, आप ग्राइंडिंग करते हैं, कटिंग है, एक्सट्रूजन और मोल्डिंग। कीमे की मशीन अगर आप देखें तो कीमे की मशीन में जब आप गोश्त का टुकड़ा डालते हैं तो कीमे की मशीन से गुजरकर जो उसके सुराखों में से आपको वो बिल्कुल लंबी लंबी सवैयों की तरह आपको, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन के जरिए हम लोग जो ये सवैयां लेते हैं, ये नूडल्स लेते हैं, दीज आर ऑल ऑब्टेन्ड थ्रू द एक्सट्रूजन प्रोसेस। एक्सट्रूजन की मदद से हम जो हमारी इन प्रोडक्ट्स की थिकनेस है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग दिस प्रोसेस। उसके अलावा मोल्डिंग भी पॉसिबल है कि मोल्डिंग के नतीजे में कि आप जो है आप उसको किसी सांचे के अंदर उसको तैयार कर रहे हैं। तो जो प्रिजर्विंग टेक्निक है फॉर ऑल दीज मटेरियल्स इन पास्ता मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज ड्राइंग, कि आप लोगों ने जब आपके पास एक्सट्रूडेड, आपके पास वो सवैयां, वो पास्ता, वो नूडल्स आ गए हैं, वो वेट होंगे, फिर उनको ड्राई किया जाएगा ताकि वो ड्राई हो जाए, स्टेबल हो जाए, और बाद में आप उनको पैकेट्स में इजीली को पैक कर लेंगे। एंड रिफाइनिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी मेजर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। हम जो है पाकिस्तान में आमतौर पर जो है गन्ना इस्तेमाल कर रहे हैं, शुगर केन इस्तेमाल कर रहे हैं चीनी बनाने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ आप चुकंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके पास शुगर बीट है, ये मीठे चुकंदर, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान में पेशावर वाली साइड पर हमारे पास कुछ शुगर मिल्स ऐसी हैं जो कि चुकंदर से चीनी बना रही हैं, लेकिन यूरोप के अंदर, बिकॉज यूरोप में आपके पास गन्ना अवेलेबल नहीं है, तो यूरोप के अंदर जितनी भी चीनी तैयार की जाती है वो चुकंदर, शुगर बीट से ही आप उसको तैयार किया जाता है। हमारे पास जो अगेन हम साइलोस को एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करते हैं जो है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग एंड इवन आफ्टर द प्रोसेसिंग। हमारे पास आपकी वगैरह है उसको स्टोर करने के लिए। पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री रिलक्टेंट है साइलोस को यूज करने में, बिकॉज कि आप जब चीनी के लिए साइलो बनाते हैं
तो उसके लिए आपको जो साइलो, स्पेशल किस्म के साइलो चाहिए होते हैं, एंड दे आर वेरी कॉस्टली। लेकिन बाहर की जितनी भी बाहर के ममालिक हैं, उनमें जो इंडस्ट्रीज हैं, शुगर इंडस्ट्री स्पेशली, दे आर ओनली यूजिंग साइलोज फॉर स्टोरिंग द शुगर। हमारे पास जो प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं कॉमन, उसमें क्रशिंग है, शुगर केन को क्रश किया जाता है ऑब्टेन किया जाए। उसके अलावा वैक्यूम कंसंट्रेशन है। वैक्यूम कंसंट्रेशन बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि जो शुगर जूसेस हैं, आप उनको बहुत ज्यादा हायर टेम्परेचर के ऊपर आप उनको जो है नहीं लेके जाते, कि इसकी वजह से कि उसके अंदर कोई केमिकल प्रोसेस ना हो जाए और वो हमारे पास डैमेज ना हो जाए। डैमेज से बचाने के लिए नॉर्मली हम उसको किसी वैक्यूम कंसंट्रेशन में लेके जाएंगे, देयर के हम at low temperatures, so that we are able to concentrate it and to remove excess amount of water. इसके अलावा सेंट्रीफ्यूजिंग भी पॉसिबल है, कि सेंट्रीफ्यूजिंग की मदद से हम उसको गाढ़ा कर रहे हैं, उसको सेंट्रीफ्यूजिंग कर रहे हैं, कि सेंट्रीफ्यूजिंग के प्रोसेस के अंदर जो लिक्विड है उसको आप जो है रिमूव कर लेते हैं। जैसे हम आप उसकी मिसाल ले सकते हैं कि हमारे पास लेट से कि अगर आप ये देखिए, जो घरों में वॉशिंग मशीन आप यूज करते हैं आप स्पिनर के तौर पर, उसके अंदर भी सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस है। तो उसी तरह की सेंट्रीफ्यूजिंग अगर कोई इक्विपमेंट यूज किया जा रहा है तो हम उनके अंदर से जो एक्सेस वाटर है उसको रिमूव कर सकते हैं। ड्राइंग इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ड्राइंग को भी जो है एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। यहां पर मैं जिस प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, दिस इज कॉल्ड मैसेरेशन। मैसेरेशन हम फ्रूट्स की प्रोसेसिंग में बहुत कॉमनली यूज करते हैं। मैसेरेशन की मदद से बेसिकली आफ्टर रिमूविंग द पील ऑफ द फ्रूट, हमारे पास जो फ्रूट होता है वो उसकी एक सस्पेंशन आ जाती है, हमारे पास एक गाढ़ा सा हमें फ्रूट मिल जाता है, एक सस्पेंडेड हमारे पास इंटैक्ट सेल्स होंगे फ्रूट के इनर मटेरियल के, हमारे पास वो सस्पेंशन आ जाएगी और उस सस्पेंशन को स्टोर, जिसे आप कहते हैं ना कि गोदा है, या हमारे पास जिसे माल्टा है, माल्टे का आपके पास जो अंदर वाला जो उसके पास उसका माल्टे का जो पल्प है वो हमारे पास मौजूद होगा। उसको स्टोर करना बहुत ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू द होल फ्रूट। इसकी वजह से हमें जो सबसे बड़ा मैसेरेशन में फायदा होता है वो ये होता है कि आपके पास एक बड़ा पल्पी प्रोडक्ट आ जाएगा, नरम गुदीला प्रोडक्ट आ जाएगा। उसको आप फिर जूस बनाने के लिए इजीली यूज कर सकते हैं। खास तौर पर अगर कभी कभार आप नेक्टर की एक टर्म यूज करें, नेक्टर की, अगर आप देखते हैं कि कोई जूस आप देखते हैं उस पर नेक्टर लिखा हो, तो नेक्टर आर नॉर्मली कंसेंट्रेटेड जूसेस। तो ऐसे कंसेंट्रेटेड जूसेस बनाने के लिए जब आप फ्रूट्स को प्रोसेस करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग में हमें मैसेरेशन प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम जो मैसेरेशन है वो डेयरी इंडस्ट्री के अंदर भी यूज करते हैं। जैसे अगर आपने पुडिंग बनानी है या आपने फ्लेवर्ड योगर्ट्स बनाने हैं, तो फ्लेवर्ड योगर्ट्स के अंदर हम जो है नॉर्मली वो पल्पी किस्म की हम फ्रूट यूज करेंगे जिसको आपने किसी मैसेरेशन प्रोसेस से गुजारा हुआ है। अगेन हमारे पास जो है प्रिजर्विंग जो है उसकी वो वैक्यूम कुकिंग है, कि वी वांट टू अवॉइड एनी डिग्रेडेशन ड्यू टू हायर टेम्परेचर्स। और उसके अलावा हम कोई केमिकल प्रोसेसेस भी अवॉइड करना चाहते हैं जो कि पॉसिबल है कि हायर टेम्परेचर पर हो जाएं, तो उस वजह से हम लोग उसकी जो है अंडर वैक्यूम कोई कुकिंग करेंगे, अंडर वैक्यूम उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो फ्रूट है वो प्रिजर्व रहेगा। अगेन कोई पैकेट्स हैं, कोई बैग्स हैं, जैसे आपके पास चीनी की कोई बोरी है, पॉसिबल है आप यूटिलिटी स्टोर पे जा रहे हैं या किसी और स्टोर पे जा रहे हैं, आपको 1 किलो या 2 किलो के कोई प्लास्टिक के आपको पैकेट मिल जाए। चॉकलेट मेकिंग एंड कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री, जो हमारे पास कन्फेक्शनरी, ये जो कैंडीज वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत कॉमन है। बच्चे वगैरह, बच्चे बड़े सब जो है चॉकलेट को कोई ना नहीं करता, शायद ही कोई बंदा हो जो चॉकलेट को इस्तेमाल ना करता हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, इसमें जो हम मटेरियल्स प्रोसेस करते हैं, कोकोआ बीन्स हैं, उसके अलावा आप शुगर हैं,
कोई और फैट्स हैं, नॉर्मली जो फैट्स होते हैं ये भी कोकोआ बटर की फॉर्म में कोई फैट हो सकता है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं चॉकलेट मेकिंग के अंदर। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो भी आप फूड इंडस्ट्री के अंदर जहां जहां आपके पास सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स कहीं यूज कर रहे हैं फूड प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर, आप साइलोज यूज करेंगे। उसके अलावा हम सैक्स हैं, यहां पर कंडीशन चैम्बर्स का मतलब यूं है कि आपके पास हो सकता है कि जैसे हमारे पास कोकोआ बीन्स है, कोकोआ बीन्स को प्रोसेस करने के लिए टेम्परेचर्स का बड़ा खास ख्याल किया जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो चैम्बर्स हैं वो प्रॉपर्ली मेंटेन्ड हो किसी मखसूस टेम्परेचर्स पर। तो आपके पास उसके अलावा कोई और कंडीशंस हो सकती हैं कि जिसके अंदर कि चैम्बर आपके पास कि इनर्ट एटमॉस्फेयर हो, उसके अलावा कोई और किस्म के फ्लेवर्स उसके अंदर ना हो, किसी और किस्म की कोई खुशबू वगैरह ना हो, ताकि कहीं वो आपके चॉकलेट के अंदर किसी और किस्म की कोई स्मेल ना आ जाए। जो हमारे पास प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं, जो कोकोआ बीन्स हैं उनको सबसे पहले रोस्ट किया जाता है। आप उनको कायदा एक टेम्परेचर पे उनको पका, रोस्टिंग है। उसके अलावा आप उनको ग्राइंड करते हैं, ग्राइंडिंग के बाद आप मिक्स है। उसके अलावा आप मोल्डिंग यूज करते हैं। जो चॉकलेट बार्स हम लोग जो एंड प्रोडक्ट हमें चॉकलेट बार्स का हमें हासिल होता है उसकी कोई डेफिनेट शेप होती है। आप जब उसकी डेफिनेट शेप है, दिस इज ऑलवेज पॉसिबल बिकॉज ऑफ अ मोल्ड, कि आप उसको किसी सांचे में उसको ढल लेते हैं। कॉन्चिंग, ये कॉन्चिंग क्या प्रोसेस है? कॉन्चिंग जो है चॉकलेट इंडस्ट्री के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोसेस यूज किया जाता है। हम बेसिकली जो है शेयरिंग और हीट, हमने शेयरिंग के बारे में अपने शुरू के लेक्चर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि शेयरिंग क्या होती है। तो आप शेयरिंग और हीटिंग को यूज करते हैं। आपके पास जो मिक्सचर हमारे पास हासिल हुआ है, हम उस मिक्सचर के अंदर शेयरिंग करेंगे, उसे हीटिंग करेंगे, बोथ इन ड्राइंग एंड वेट स्टेट्स, जिसकी मदद के अंदर, जिसकी वजह से हमारा ये जो कॉन्चिंग प्रोसेस है वो जो है कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोसेस के नतीजे में बेसिकली हमारे पास जो अगर कोई कोकोआ बीन्स के बाद जो मिक्सचर वगैरह हमें बना है, इन जो मिक्सचर है उसके कोई फ्लेक्स हैं, कोई आपके पास टुकड़े हैं, वो सारे के सारे आप उनको जो है जब आप उनको अंडर शेयरिंग एंड हीटिंग जब आप उनकी कॉन्चिंग करते हैं तो वो लिक्विफाई हो जाते हैं, वो एक लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। एक किस्म के आप उसको बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाते हैं और उस यूनिफॉर्मिंग की वजह से हमें जो एक टेस्ट मिलता है चॉकलेट का, हमें एक स्मूथ किस्म का टेस्ट मिलता है। चॉकलेट अगर आप देखें वाई, अगर वी ऑलवेज प्रेफर सम इंपॉर्टेंट चॉकलेट, क्योंकि आप देखिए कि अगर आपके पास उसका टेस्ट बहुत फाइन आ रहा है तो आपके पास उसकी फाइननेस लाने के लिए, उसके टेस्ट को एनहेंस करने के लिए वी हैव टू गो थ्रू कॉन्चिंग प्रोसेस। कॉन्चिंग प्रोसेस में हमें उसको टेम्परेचर वगैरह उसका मेंटेन करना है और उस टेम्परेचर के अंदर उसके खास तरीके से उसकी हमें जो है शेयरिंग करनी है। उस शेयरिंग करने के लिए जो है एक खास किस्म का इक्विपमेंट, कॉन्च उसे कहते हैं, इक्विपमेंट है। हम कॉन्चिंग के लिए कॉन्च उसको यूज करते हैं, बहुत ज्यादा कॉमन है चॉकलेट प्रोसेसिंग के अंदर उसको यूज किया जाता है। उसकी मदद से जो कोकोआ बटर आपकी कोकोआ बीन्स में मौजूद है या आपने एज ए एडिटिव उसके अंदर फर्दर उसके अंदर ऐड किया है, वो जो कोकोआ बटर है वो यूनिफॉर्मली आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपके उस सारे मिक्सचर के अंदर, और उसकी वजह से जो चॉकलेट है उसके अंदर एक रिच किस्म का टेक्सचर आ जाएगा, एक रिच उसका टेस्ट आएगा। इसकी कॉन्चिंग के प्रोसेस में की वजह से हमारे जो चॉकलेट है उसका फ्लेवर बड़ा रिच होगा, बड़ा स्ट्रॉन्ग उसका फ्लेवर होगा। और ये सिर्फ पॉसिबल होता है कॉन्चिंग में कि जब आप उसको जो है अंडर हीट एंड शेयरिंग, जब आप उसको एक कॉन्चे में आप उसको यूज करते हैं तो हमारे पास जो वॉलेटाइल हैं इन दिस कोकोआ बीन मिक्सचर, वो जो मिक्सचर हमें मिला है उसके अंदर से कोई एसिड्स हैं वो रिलीज होंगे, कोई वॉलेटाइल है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस उसके अंदर होगा जिसकी मदद से हमारे पास स्ट्रॉन्ग चॉकलेट फ्लेवर जो है, एक पर्टिकुलर जो फ्लेवर है हमें वो हासिल हो जाएगा।
एज सच जो है हमें किसी और किस्म की प्रिजर्विंग जो है टेक्निक हमें कोई ऐसी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। उसके बाद आप नॉर्मली जो चॉकलेट्स के लिए जो पैकेजिंग है उनको पैकेट्स वगैरह के अंदर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रूइंग जो है एक और इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है। शायद पाकिस्तान में इसका इतना इस्तेमाल ना हो, लेकिन दुनिया के अंदर जो है इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। ब्रूइंग में हम जो फूड मटेरियल जो प्रोसेस कर रहे हैं, नॉर्मली बार्ले या हॉप्स हैं। जो हॉप्स होते हैं, अगर आप यहां पर देख सकें, यहां पर मैंने आपको दिखाया है कि यहां पर एक पिक्चर देखिए। हॉप्स बेसिकली एक फ्रूट है, आप इसको शहतूत की किस्म का आप इसको फल समझ सकते हैं। ये हमारे पास जो हॉप्स हैं, हॉप्स जो हैं इनका एसिडिक फ्लेवर होता है। खास तौर पर बियर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो हॉप्स है ये ऐड की जाती हैं ताकि हमारे पास जो बियर है उसका एक डिस्टिंक्टिव एक टेस्ट आ जाए। उसका फ्लेवर देने के लिए ये हॉप्स को इस्तेमाल किया जाता है। जो हॉप प्लांट है वो इस तरह का प्लांट होता है कि जिसके अंदर हमारे पास ये हॉप जो है वो लगी हुई है, और जर्मनी में बहुत ज्यादा इनको ग्रो किया जाता है, और वहां की जो उनकी बियर इंडस्ट्री है वो जो है इसको हॉप को बियर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उसको कॉमनली उसको यूज करती है। अगेन ब्रूइंग के अंदर हम, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जैसे बार्ले है या हॉप्स हैं, ये आपके सॉलिड्स हैं, तो सॉलिड्स को स्टोर करने के लिए आप साइलोज हैं, उसके अलावा टैंक्स को यूज कर सकते हैं। कंडीशन सेलर्स हैं, क्योंकि ब्रूइंग के अंदर आप लोगों को टेम्परेचर मेंटेन करना है, आपको लाइट से बचाना है, तो इसलिए आपको सेलर्स कोई आपको तहखाने चाहिए ऐसे ज़ेरे ज़मीन, जहां पे आपके पास एक कंट्रोल ह्यूमिडिटी के साथ आपने उसको जो है प्रोसेस कर सके, आप उसको जो है इजीली उसको प्रोसेस कर सके। जो हमारे पास प्रोसेस टेक्निक्स हैं उसके अंदर इनिशियली जो बार्ले का ग्रेन है उसकी मिलिंग है, माल्टिंग का प्रोसेस है, ब्रूइंग है, फिल्टर प्रेसिंग है, आप उसमें से जो जूस वगैरह एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फर्मेंटेशन है, अल्टीमेटली उसको अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए पैस्चराइजेशन अगेन टू श्योर आपके पास कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर मौजूद नहीं है, वो आपके पास जो है वो पैस्चराइज्ड हो। और नॉर्मली बॉटल्स, कैंस या जो बैरल्स हैं वो हमारे पास यूज किए जाते हैं ब्रूइंग इंडस्ट्री के फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में। इसके अलावा डिस्टिलिंग एंड मैन्युफैक्चर ऑफ अदर बेवरेजेस, जो हमारे पास ये एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, उसके अंदर आप फ्रूट्स, अगेन ग्रेन्स या कार्बोनेटेड वाटर, पाकिस्तान में जैसे आबे जौ आपके पास ये एक किस्म की नॉन अल्कोहलिक बियर जो कि हराम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर किसी किस्म का जो है अल्कोहल कंटेंट मौजूद नहीं होता, वो इजीली बनाई जाती है। तो उसके बनाने के लिए आप जो है ग्रेन वगैरह की मिलिंग करते हैं, सिर्फ यह है कि उसको फर्मेंटेशन के उस अमल से नहीं गुजारा जाता जिसके बाद उसके अंदर अल्कोहल बन जाए, तो इस वजह से। लेकिन वो आबे जौ जो है इजीली अवेलेबल है। हम मरी जो ब्रूअरी है वो उसको पाकिस्तान में बहुत अरसे से बड़ी अच्छी क्वालिटी की वो बना के उसको बेच रही है। अगेन हम साइलोज हैं, मैंने आपको बताया कि जो साइलोज हैं सॉलिड्स जहां यूज होंगे, साइलोज हैं, उसके अलावा टैंक्स हैं और वैट्स यूज की जाती हैं। वैट्स इज ऑल्सो लाइक अ साइलो, लेकिन नॉर्मली वैट्स के अंदर आप जो है लिक्विड्स को यूज करते हैं। तो अगर आप किसी फूड प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर जाएं या आप मिल्क प्रोसेस इंडस्ट्री में गए हो, तो आपने देखा होगा कि वो बड़े बड़े चिलर्स के साथ साथ आपके पास बड़े बड़े टैंक्स लगे होंगे, क्लोज होंगे वो टैंक होंगे। तो इन टैंक्स को स्पेशली वैट्स कहा जाता है कि ये जो वैट्स हैं दे आर जस्ट यूज्ड टू होल्ड लिक्विड्स इन दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज। जो हमारे पास कार्बोनेटेड वाटर है, पॉसिबल है कि आपके पास कार्बोनेटेड वाटर इज जस्ट अ वाटर विच कंटेन्स CO2। हम पाकिस्तान में तो नॉर्मली अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्कों में ऐसा मिनरल वाटर भी मिलता है कि जहां पर आपके पास CO2 उसके अंदर मिली हुई है, तो आपको वो बिल्कुल
फीकी बगैर किसी केमिकल्स के, वो आप लगेगा जैसे आपको 7 अप वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं। तो इट ऑल्सो गिव्स अ फ्लेवर। और अगर स्पेशली अगर वो ठंडा पानी हो तो जो है वो उसको उसको ड्रिंक करने में, उसके लिए फिर जो एक टर्म यूज की जाती है उसको स्प्रिंकलिंग वाटर भी उसको कहा जाता है। जो हमारे पास प्रोसेस टेक्निक्स हैं, दे कैन बी डिस्टिलेशन, ब्लेंडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्सिंग, एरेशन। एरेशन के अंदर जो हम लोग उसके अंदर आप कोई CO2 वगैरह ऐड कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एरेशन। उसके अलावा पेस्चराइजेशन है, टू मेक श्योर कि उसके अंदर कोई जर्म्स वगैरह, कोई आपके पास कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद ना हो। इस इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टोर करने के लिए बैरल्स हैं, बॉटल्स हैं, कैन्स हैं, उनको एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो मिल्क है, शुगर है, या किसी और किस्म के कोई एडिटिव्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। मिल्क है उसको फौरन प्रोसेस किया जाता है। तो मिल्क है उसकी शेल्फ लाइफ कम है, तो फ्रेश मिल्क को फौरी तौर पर आप प्रोसेस करेंगे। और जो है उसके अलावा पॉसिबल है कि आपने मिल्क से कोई जो प्रोडक्ट बनाना है, कोई और आपका इमीडिएट कोई आपके पास डाउन स्ट्रीम के ऊपर कोई और फर्दर स्टेप हो, तो कोई राइपनिंग प्रोसेस है कि आप मिल्क को मैच्योर कर रहे हैं। मिल्क के क्या आप उसको, हो सकता है कि आप मिल्क को जानबूझ के उसको खराब कर रहे हैं। जैसे खोया वगैरह बनाने के लिए मिल्क को बाकायदा तौर पे फाड़ा जाता है, आप देखने के लिए आप बाकायदा तौर पे मिल्क को जो है उसके अंदर कोई प्रोसेस करते हैं ताकि आप उसको, तो ये प्रोसेसेस अवेलेबल है। इसके अलावा जो वैट्स, जो लिक्विड स्टोरेज टैंक मिल्क प्रोसेस इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाएंगे, वो भी क्योंकि ऑफ कोर्स यू हैव टू मेक श्योर कि आप टेम्परेचर वगैरह को मेंटेन रखें, तो कोई कंडीशन किस्म के वैट्स होंगे। उसके अलावा कोल्ड स्टोरेज इज ऑल्सो कॉमनली यूज्ड। तो जो कॉमन हमारे पास इसमें प्रोसेस टेक्निक्स होंगी वो स्किमिंग है। स्किमिंग आप नॉर्मली फैट्स वगैरह को जो है रिमूव करने के लिए हम उसकी कुछ स्किमिंग कर रहे हैं। चर्निंग है, जो बटर हम आप लोगों ने घरों में देखा होगा कि वो जो पुराने जमाने में वो रस्सी से जो होता था, वो आप उसको जब लस्सी वगैरह बनाते होते थे तो वो बाकायदा चर्निंग की तरह वो एक प्रोसेस है जिसके नतीजे में आप जो मिल्क है उसको स्लाइटली हम उसकी जो है आप चर्न कर रहे हैं आप मिल्क को बाकायदा तौर पे, ताकि आप उसमें से जो बटर है उसको इजीली हासिल कर लें। इसके साथ साथ हमारे पास कोगुलेशन है। कोगुलेशन का अंदर कि आपके पास दूध के अंदर फुटकियां सी बन जाती हैं। जैसे हमारे पास ये रसगुल्ले वगैरह हैं, जो रसगुल्ले बनाने के लिए बेसिकली चीज इस्तेमाल की जाती है। चीज क्या है कि आप दूध में से आप उसको एक प्रोसेस से गुजार कर, हम लोग अपने यूनिट ऑपरेशंस के अंदर देख चुके हैं चीज मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती थी, और उसके आपके जो कोगुलेट्स आपके बनते हैं उन कोगुलेट्स को कलेक्ट करके आप बाद में उसको चीज या और किसी प्रोडक्ट के अंदर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। राइपनिंग है, अगेन आई हैव टोल्ड यू कि राइपनिंग के अंदर आप उसको हो सकता है, जैसे मैंने आपको खोए की मिसाल दी थी, तो राइपनिंग इज ऑल्सो a process technique used in food processing industries, for especially for milk processing। जो आपके पास प्रोसेसिंग के बाद जो प्रिजर्विंग टेक्निक्स हैं उसमें हमारे पास पेस्चराइजेशन, स्टरलाइजेशन, कंसंट्रेशन, डेसिकेशन, ये तमाम स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आप पेस्चराइजेशन, स्टरलाइजेशन की मदद से जितने भी आपके पास जो पेस्चराइजेशन की मदद से आप जैसे UHT ट्रीटमेंट की जाती है, और अब आपके पास दूध आप उसको लंबे अरसे के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पैकिंग जो है वो आपकी स्टरलाइज होनी चाहिए ताकि उसके अंदर किसी किस्म का कोई एडिटिव, कोई फॉरेन मटेरियल मौजूद ना हो, कोई और किस्म का कोई आपके पास उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई हार्मफुल मटेरियल मौजूद ना हो, तो स्टरलाइजेशन हम उसकी करेंगे। उसके अलावा कंसंट्रेशन भी पॉसिबल है कि जैसे आप दूध के अंदर से अगर आपने ड्राई पाउडर उसका बनाना है तो बेसिकली आप कोई कंसंट्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं अंडर वैक्यूम या डायरेक्टली हीटिंग, कि आप उसमें से मिल्क के अंदर से वाटर को इवेपोरेट करवा रहे हैं और आपके पास जो कंसंट्रेट मिल्क का बना है उसको आप बाद में पाउडर फॉर्म में कर रहे हैं। डेसिकेशन,
डेसिकेशन के बाद भी बिल्कुल इस सारे प्रोसेस को हम फिर किसी इनर्ट एटमॉस्फेयर के अंदर आप उसको कर रहे हैं, ताकि जब कोल्ड से उसको हॉट करें तो आपकी एयर वगैरह की वजह से उसके बाद उसके अंदर कोई ह्यूमिडिफिकेशन ना हो जाए, क्योंकि जब अगर कोई हॉट है कि चीज को उसको ठंडा कर रहे हैं आप उसको प्रॉपर्ली कोई उसके अंदर ह्यूमिडिटी ऐड ना हो जाए, तो वो ताकि आपका प्रोडक्ट वो डैमेज ना हो जाए। तो जो आपके पास इस इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉटल्स के अंदर किसी प्लास्टिक रैपिंग्स में, बॉक्सेस में, या आप उनको खुला भी उनको बेच सकते हैं, वो आपके पास प्रोडक्ट्स ही अवेलेबल है। आज के लेक्चर में जो लास्ट इंडस्ट्री है जिसके बारे में हम देखेंगे, दिस इज प्रोसेसिंग ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। पाकिस्तान जो है क्योंकि हम लोग तली हुई चीजें बहुत शौक से खाते हैं, तो पाकिस्तान के जो है ऑयल एंड फैट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हर शहर के अंदर 2, 4, 5 ऐसी आपको फैक्ट्रियां मिलेंगी जो कि लोकली जो है आपके प्रोसेस कर रही हैं हमारे पास जो सीड्स वगैरह हैं उनको। तो ये पॉसिबल है कि कोई ग्राउंड नट्स हैं, कोई नट्स हैं, ऑलिव्स हैं, डेट्स हैं, कोई और फ्रूट्स हैं, ग्रेन्स हैं, या उसके अलावा हमारे पास पॉसिबल है कि वो एनिमल या वेजिटेबल फैट्स हैं जिनकी जहां से आप जिनकी जो है हम प्रोसेसिंग करेंगे, उनको एज अ फीड मटेरियल के तौर पर यूज करेंगे। साइलोज हैं, साइलोज ऑफ कोर्स जहां पे आपके पास ये सॉलिड्स होंगे। अगर आपके पास सॉलिड सीड्स हैं जैसे केनोला सीड है, या आपके पास जो है पाम ऑयल के लिए आप जो है उसका कोई सीड है, तो वो आपके पास साइलोज के अंदर कहीं से मटेरियल आया था, वो टैंक्स है। उसके अलावा कोल्ड स्टोरेज के अंदर पॉसिबल है। जो पहला स्टेप होगा मिलिंग की गई है कि आप उसके अंदर से उसकी साइज रिडक्शन करके आप उसके बाद उसके अंदर कोई सॉल्वेंट यूज करते हैं, क्योंकि आपका जो सीड है उस सीड के अंदर आपके पास अभी ऑयल मौजूद होता है। जब हम ये एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस पढ़ेंगे डिटेल से, हमने एक्सट्रैक्शन यूनिट ऑपरेशन में नहीं पढ़ा था, इंशाल्लाह इस सेमेस्टर में हम उसको एक्सट्रैक्शन को देखेंगे किस तरीके से कोई आप और एडिशनल कोई सॉल्वेंट आते हैं कि वो सॉल्वेंट जो है जो उन सीड्स में मौजूद होते हैं उसको अपने अंदर मिक्स कर लेते हैं और बाद आप उस सॉल्वेंट को रिमूव कर लेते हैं ऑयल से, जिसकी वजह से आपके पास जितना भी ऑयल उस सीड में मौजूद था वो आप उसको रिकवर कर लेते हैं। इसके साथ साथ स्टीम भी पॉसिबल है कि आप कोई स्टीम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, स्टीम को यूज कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो भी ऑयल हमारे पास उस सीड्स वगैरह में मौजूद था उस ऑयल को रिमूव कर दिया जाए। फिल्टर प्रेसिंग जो आपके मशीनें हैं, ये आप लोग हमारे पास ये फिल्टर प्रेस की मशीन भी हम लोगों ने यूनिट ऑपरेशन में इसको इस्तेमाल नहीं किया था, ये अवेलेबल आपकी लैब में भी अवेलेबल है। तो जो तेल निकालने वाली जो मशीन है, आप जस्ट अगर सीड्स को प्रेस कर दें तो आपके पास उसमें से प्रेसिंग की वजह से तेल तो निकल आएगा, लेकिन इसके साथ जो सीड्स थोड़ा रह जाता है उस तेल को के लिए हमें बाद में कोई सॉल्वेंट या स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस यूज करना पड़ता है ताकि आपकी जो रिकवरी है वो मैक्सिमम हो सके। जो प्रोसेस है नॉर्मली आप जो फूड ग्रेड आप ऑयल्स यूज करेंगे, अगर आप फूड ग्रेड है ऑयल यूज करने के लिए जो है हमारे पास वो प्रॉपर्ली पेस्चराइज होना चाहिए, तो हमें कोई पेस्चराइजेशन का प्रोसेस यूज करना पड़ेगा उसकी प्रिजर्विंग के लिए। इसके साथ साथ जो हमारे पास प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट जो है किसी बॉटल में या किसी प्लास्टिक के पैकेट में या किसी लोहे के कैन में उसको हम पैक उसको आप मार्केट में यूज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिस लेक्चर इज अवेलेबल ऑन योर LMS and also on ocw.kfueit.edu.pk। ये जो मैंने आपको PDF नोट्स हैं इसके, वो भी ये नोट्स मैंने आपको जो दिखाए हैं ये भी आपके LMS और OCW पर अवेलेबल हैं। प्लीज डाउनलोड देम, प्लीज सी दिस रिकॉर्डेड लेक्चर। और उसके बाद ऑलरेडी मैंने आपको जो टाइम अपनी स्लॉट बताई है उस टाइम स्लॉट में हम एक लाइव सेशन करेंगे, ताकि गूगल मीट का मैं सेशन से पहले आपके साथ वो लिंक शेयर कर दूंगा, आपने वो लिंक ज्वाइन करना है। उसके बाद उस लिंक में ताकि आप लोग के कोई क्वेश्चंस हो वो आप एक्टिवली मुझसे पूछ सकें
उसके अलावा आप मुझसे अगर आपके इस लेक्चर के हवाले से कोई सवालात हैं, यू कैन ऑलवेज राइट मी एन ईमेल और व्हाट्सएप मी। जब हम ये लाइव सेशन करेंगे तो प्लीज मेक श्योर कि आप जब लाइव सेशन करें तो आप सबके माइक्स जो हैं वो क्लोज होने चाहिए ताकि किसी किस्म की डिस्टॉर्शन ना हो। जो मैसेज है, मैसेज में आप अपना स्टूडेंट अपना नाम लिख दे ताकि मैं उसका नाम ले सकूं कि ठीक है जी आप बेटा अपना सवाल पूछिए, ताकि जो है हर बच्चा मुसलसल ना बोल रहा हो, लेकिन एवरीबॉडी विल हैव अ चांस। तो आई विल नॉट स्विच ऑफ द सेशन अनलेस और अनटिल यू आर सेटिस्फाइड। तो इंशाल्लाह जो है अब जो है आप सेशन में इस हवाले से मुझसे सवाल वगैरह पूछ सकेंगे। प्लीज गो थ्रू दिस लेक्चर एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू आस्क देम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।